तो फ्रेंड्स अब आपके प्रीलिम्स में बचे हैं जस्ट 20 डेज एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट यू टू स्विच योर स्ट्रैटेजी, स्विच योर वर्क एंड योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉप मोस्ट secrets or you can say the technique which is going to work in this examination. other than that अगर अब आप स्टैटिक पे जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। स्टैटिक को धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, डायरेक्ट सोर्सेज को फॉलो कीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, यू कैन चेक इट आउट। ज्योग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी क्लास 11th आप बुक पढ़ लीजिए। अभी हम चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द क्वेश्चन हाउ, कैसे आप जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, लॉजिक, अपना दिमाग ऐसे कैसे काम करवाएंगे, इस बारे में बात करने वाले हैं। दैट इफ यू विल बी इन द एग्जामिनेशन हॉल, at that moment of the time your brain should be function in that way you can solve the questions। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास 2021 का है, सेम गोज विद द 2024 2023 सबकी वीडियोस आएंगी। तो ये 2021 का हमारे पास एक क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, यानी जो राइट टू सिटी है वो एक एग्रीड ह्यूमन राइट है। एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर, और यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है, द कमिटमेंट्स मेड बाई ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड, यानी यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है। ठीक है, अब वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इट इज राइट रॉन्ग। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो राइट टू द सिटी, अब राइट टू सिटी फिर से वही सेम बात हो रही है, गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट्स ऑफ सिटी द राइट टू रिक्लेम स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो राइट टू सिटी आप वर्ड देखिए, फर्स्ट यू हैव टू लुक, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन देखना है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड दैट टू व्हाट एक्चुअली द मैसेज विच इज हिडन इन द कीवर्ड। तो यहाँ पे जो मैसेज आपके कीवर्ड में हिडन है वो है राइट टू द सिटी। जैसे होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या है कि हमें शिक्षा का अधिकार है कि हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो राइट टू सिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास अधिकार है शहर का। अब शहर का अधिकार, शहर को कब्जा करने का अधिकार तो हो नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है कि शहर में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं। तो सेम चीज़ क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, यानी जो जो पब्लिक स्पेसेस बनाए गए हैं, पार्क हो गए और कोई भी एरिया हो गया, वहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, और पब्लिक मतलब घूम फिर आराम से टहल सकती है। तो ये तो हमें हर ओर से जो है ठीक लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। फिर राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी। और इसका ये मतलब है कि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की पब्लिक सर्विसेज या फैसिलिटीज़ को किसी भी अनऑथराइज कॉलोनीज सिटी को, यानी चाहे वो कॉलोनी ऑथराइज हो या अनऑथराइज हो। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ रहते हो और तुम स्लम में रहते हो, तुम इस एरिया में रहते हो, तुम्हारी कॉलोनी नहीं सही है और तुमने सही से बनाया नहीं है। देखिए वो चीज़ लीगलिटी वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी हो रही है कि जैसे अब कोई लोग हैं आके वहाँ पे कहीं पे बस रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हो तो तुम जाकर के पार्क में नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है, यहाँ से हमें लग रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, बिकॉज वी डोंट हैव जनरली इन इन्फॉर्मेशन। पर फिर हम ऑप्शंस देखते हैं, जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इस ऑप्शन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट ही सही हैं। अब ये दो स्टेटमेंट ही अगर सही हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि इसमें से एक गलत है। अब एक गलत है, दो तो हमारा 100% सही होगा, यानी दो तो सही है, क्योंकि दो के अलावा तो हम एकदम 100% श्योर हैं कि दो सही ही होगा, कि राइट टू सिटी और कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, यानी सी एंड डी में दो है, यानी आपका क्या हो गया, ये पहला और ये आपका तीसरा एलिमिनेट हो गया। नाउ आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ गए, 50-50, यानी 50-50 के ऑप्शन आ गए। अब देखते हैं, अब दो तो हमारा सही है, इसमें भी लिखा गया है दो सही है, ठीक है। अब एक और तीन में हमें सर्च करना है कि कौन ज़्यादा सही है। देखिए राइट टू सिटी इज एग्रीड ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन हैबिटेट मॉनिटर करता है, मॉनिटर ह्यूमन हैबिटेट करता है हर कंट्री में, पूरी की पूरी कंट्री में। ऐसा पॉसिबल है कि हर कंट्री में जाकर के एक एक लोगों के पास जाए और देखे कि अच्छा भैया तुमको आज पार्क में नहीं बैठने दिए, तो ओके ओके वी विल लुक एट दिस मैटर, और अभी जाते हैं हम बताते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इधर देखेंगे
तो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी लिखा गया है, इसमें भी कहेंगे यार अनऑथराइज्ड आ रहा है, पर इसमें क्या रहा है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई, तो ये एक अच्छी बात भी लिखी गई है। और ये इम्पॉसिबल सी बात है, ये थोड़ी सी पॉसिबल लग रही है, यानी थोड़ी पॉसिबल। तब इन दोनों में से आपको ज़्यादा पॉसिबल क्या लग रहा है? एक एक लोग के पास जा कर के यूएन की हैबिटेट जो अथॉरिटी है, वो ह्यूमन की एक एजेंसी जो कोई भी हो, उसके बंदे आएंगे, उसके आदमी आएंगे और कहेंगे भैया तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। तो अब आप सोचिए कि ये तो इम्पॉसिबल है। ये भी थोड़ा लग रहा है अनऑथराइज कॉलोनीज़ है, तो हो सकता है क्या पता वो गलत तरीके से आके रह रहे होंगे, तो उनको तो नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि गलत तरीके से रहो, सही तरीके से रहो। आपकी जहाँ आप हैं सेटलमेंट उसको हटाई जाएगी, आपको कहीं और रिलोकेट किया जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर आपको डिनाई नहीं किया जा सकता राइट टू सिटी को। तो यहाँ पे पहला हमारा गलत हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या आएगा? हमारा ऑप्शन आएगा डी। ठीक, ये हो गया। आइए अब यहाँ पे हमारे पास 82 नंबर क्वेश्चन आता है। 82 में देखेंगे विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें पता करना है। तो जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब होता है? देखिए, जुडिशियल कस्टडी मीन्स, जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो ये कह रहा है कि जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसका ये मतलब है कि जो आदमी है, यानी जो एक्यूज्ड है, जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहता है और वो लॉकअप उसको लॉक कहाँ किया जाता है? पुलिस स्टेशन में, ना कि जेल में। तो कह रहे हैं यार पुलिस स्टेशन में लॉक किया जाता है, जेल में नहीं किया जा सकता। तो पहले इंसान जाता है पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन से उसको पुलिस लेके जाती है जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन उसको पेश करती है कोर्ट के पास। अब फिर कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि अब आपको जुडिशियल न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, यानी अब आपको जिला कारागार में भेज दिया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसने से तो आप समझ ही गए होंगे। फिर ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, अब जुडिशियल कस्टडी के दौरान द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ये कह रहा है, पहली बात तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जेल में नहीं रखेंगे, पुलिस स्टेशन में ही है, लेकिन वो पुलिस वाला उसको इंटरोगेट नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। तो अगर किसी के पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, पहली बार कोई ऐसे पकड़ के जाता है, बदमाशी किया हुआ है, तो पहले उसकी खातिरदारी करते हैं पुलिस वाले। तो अगर वो पुलिस स्टेशन के अंदर है तो उसकी खातिरदारी कैसे करेंगे? यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर एक सही होगी तो दूसरी गलत होगी, दूसरी सही होगी तो पहली गलत होगी। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये पहली वाली जो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आपको सही लग रही है कि गलत लग रही है? कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। और मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से क्या होगी? ये गलत होगी या सही होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट 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 कमेंट। तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी का मतलब कि उनको जेल में भेज दिया जाएगा। अब जेल में भेज दिया गया तो पुलिस की अब वहाँ पे जाने की अथॉरिटी नहीं है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि अब वो न्यायिक हिरासत में आ गया है। तो ना पिक्चर उच्चर देखे ना आप लोग, ये अब तुमको न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। फिर से 83rd में आता है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, जब कोई प्रिजनर कोई सफिशिएंट केस उसका होता है, ठीक, और कोई सफिशिएंट केस बनाता है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच, पैरोल जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती है सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स द मैटर ऑफ हिज हर राइट, यानी उसका जो है ये अधिकार बन जाता है कि उसको पैरोल मिलनी ही चाहिए। फिर सेकंड क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट हैज़ दियर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट समझिए और दूसरा स्टेटमेंट समझिए, ठीक। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव दियर ओन प्रिजनर रिलीज रूल, स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का एक प्रिजनर रिलीज पैरोल रूल है। ये रिलीज रूल है, किसका? प्रिजनर के रिलीज करने के लिए रूल है, यानी रिलीज करने का रूल है। इसको मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में इसको बैठाइए। क्या कह रहा है कि प्रिजनर रिलीज रूल यानी वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है रिलीज रूल।
अगर ये मैंडेटरी होता, राइट की बात होती तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ही कोई वर्डिक्ट होती, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रूल कैसे बनाता रिलीज के ऊपर? तब तो ये हो जाता कि भाई साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक बार उसने कह दिया है कि ये राइट है तो राइट है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर एक सफिशिएंट ग्राउंड उसके पास है, आप कुछ नहीं कह सकते, रिलीज रूल खुद से नहीं बना सकते कि नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और कैन नॉट बी डिनाइड, और डिनाई नहीं की जा सकती किसी भी केस में। और इधर कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसमें से एक तो पक्का पक्का गलत है। अब हम सोचते हैं कि कौन सी गलत है, क्यों गलत है और क्या गलत है। तो देखिए, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो अभी आपको समझ में आएगी। मैं भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज माई प्रीलिम्स इज ऑल्सो आपके साथ ही है 25 तारीख को। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे मैं भी देख रहा हूँ, पीछे स्टैटिक भी थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटी हो गया लक्ष्मीकांत के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इन्फ्लेशन, जीडीपी और जो आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स वाले रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी इकोनॉमी में, उसी के साथ साथ जो आपकी इम्पोर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पढ़िए थोड़ा। फिर आप क्लास 11 की ज्योग्राफी पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा क्वेश्चंस भी देखिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड भी हैं। अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि चलिए स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम तो ये मानते हैं कि प्रिजन किसके अंदर आता है, पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है। पुलिस स्टेट के अंदर आती है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है? एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आता है स्टेट के अंदर। और स्टेट के अंदर जब आएगा तो इसका मतलब ये हो सकता है करेक्ट और ये हो सकता है रॉन्ग। जब ये करेक्ट हो गया तो ये गलत होगा, इसलिए हम बी पे जाते हैं। 83 में हमारा बी आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अब 84 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एट द नेशनल लेवल पर विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, एकदम ध्यान दीजिएगा। एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो फॉरेस्ट की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर ना, इनकी बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे फॉरेस्ट दिया गया है तो फॉरेस्ट भी हो सकता है। पंचायती राज देखेंगे तो अच्छा ट्राइबल एरिया है तो पंचायती राज हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रूरल एरिया हो सकता है। ट्राइबल अफेयर यानी ट्राइबल अफेयर हो सकता है। तो अब आइए इसको डिकोड करते हैं कि कैसे हमें समझ में आएगा। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, ये पूरा का पूरा क्लाइमेट के ऊपर जा रहा है, कहीं पर ट्राइब की बात नहीं हो रही, ये नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आपका जो है, अगर आप देखेंगे तो आपके ट्राइब्स वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन उसी के साथ ये ज़्यादा फोकस इसका किस पे है? पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है? नोडल एजेंसी इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, देख रहे हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है और ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, हो सकता है रूरल डेवलपमेंट। अब हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, लेकिन आग एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्राइब्स और यहाँ पे देखेंगे ट्राइब और ट्राइबल, ये दोनों चीज़ तो हो रही है। फिर अफेयर्स की बात हो रही है, यानी अफेयर मतलब उनके लिए जो सारी चीज़ें चल रही हैं। अफेयर के बाद यहाँ पे क्या है कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, यानी अगर कोई मैटर होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसका कोई डिस्प्यूट होगा तो अफेयर कहलाएगा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं ट्राइब भी है, अफेयर है, यानी कोई अफेयर होगा तभी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली यही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल सही लग रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्राइब दिया गया है, यहाँ पे ट्राइब है, इम्प्लीमेंटेशन है, अफेयर है, और यही हमें लग रहा है। तो आप दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।